अच्छा, कभी सोचा है कि झारखंड की जमीन में सिर्फ फसलें ही नहीं उगती? वहां उगती हैं पीढ़ियों की कहानियां, वहां बसती है पहचान और विरासत। और इसी विरासत को बचाने के लिए आज से 100 साल से भी पहले दो बहुत मजबूत कानूनी ढालें बनाई गई। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम। तो चलिए आज इन्हीं दोनों ढालों की परतें खोलकर देखते हैं। और यही सवाल आज हमारे इस पूरे डिस्कशन के सेंटर में है। जब किसी समुदाय का पूरा वजूद, उसकी पूरी पहचान, उसकी ज़मीन से जुड़ी हो, तो उसे बाहरी दुनिया के दबाव से आखिर कैसे बचाया जाए? इसी एक सवाल के जवाब में झारखंड के इतिहास ने दो बहुत ही शक्तिशाली कानून बनाए। देखिए, एक बात साफ समझनी होगी, ये जो कानून है ना, ये किसी एसी वाले कमरे में बैठकर नहीं लिखे गए। इनकी नींव रखी गई थी विद्रोह की आग में। चाहे वो बिरसा मुंडा का जबरदस्त उलगुलान हो या फिर संथालों का हुल, ये दोनों ही लड़ाइयां जमीन पर हक की लड़ाइयां थीं। और इन्हीं आंदोलनों से वो चिंगारी निकली जिससे ये कानून बने, ताकि आदिवासियों की जमीन को उनसे कोई छीन ना सके। तो चलिए शुरू करते हैं पहली और सबसे बड़ी ढाल से, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, जिसे हम सब सीएनटी एक्ट के नाम से जानते हैं। ये 1908 में, यानी सीधे सीधे बिरसा आंदोलन के बाद लाया गया था। अब जरा इसकी स्केल को देखिए। इसे यूं ही आदिवासियों का मैग्ना कार्टा नहीं कहा जाता। ये उनके भूमि अधिकारों का शायद सबसे बड़ा दस्तावेज है। सोचिए, पूरे 19 चैप्टर्स, 271 सेक्शंस, और ये झारखंड के 18 जिलों में लागू होता है। इसका पूरा ब्लूप्रिंट फादर जॉन हॉफमैन ने तैयार किया था, जिन्होंने सालों साल आदिवासी भूमि व्यवस्था की गहरी स्टडी की थी। अच्छा, इस कानून को ठीक से समझने के लिए ना कुछ खास शब्दों का मतलब जानना बहुत जरूरी है। पहला शब्द है भुइंहारी। ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, नहीं, ये वो जमीन है जिसे उरांव समुदाय के पुरखों ने जंगल साफ करके अपनी मेहनत से खेती के लायक बनाया था। ये उनकी विरासत का एक जीता जागता सबूत है। और बिल्कुल ऐसा ही एक और शब्द है खुटकट्टी। ये वो जमीन है जिसे मुंडा समुदाय ने तैयार किया था। कानून इन जमीनों को एक स्पेशल स्टेटस देता है, क्योंकि वो मानता है कि इन पर किसी एक इंसान का नहीं, बल्कि पूरे के पूरे समुदाय का है ऐतिहासिक हक है। ये दिखाता है कि कानून जमीनी हकीकत और परंपराओं की कितनी इज्जत करता है। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या ये जमीन, ये इतनी खास जमीन, बेची जा सकती है? इसका जवाब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ भी और ना भी। सीएनटी एक्ट जमीन की बिक्री को पूरी तरह से रोकता तो नहीं है, लेकिन उसने शर्तें ऐसी बना दी हैं कि ये काम लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। आइए देखते हैं कैसे। अब देखिए, कानून का जो सेक्शन 46 है ना, वो तीन बहुत ही सख्त शर्तें लगाता है। पहली शर्त कि जमीन बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों एक ही आदिवासी समुदाय के होने चाहिए। दूसरी, दोनों एक ही पुलिस स्टेशन के एरिया में रहते हों। और तीसरी और सबसे बड़ी शर्त कि इन सब के लिए जिले के उपायुक्त यानी डीसी की परमिशन जरूरी है। मकसद बिल्कुल साफ है कि जमीन किसी भी हालत में समुदाय से बाहर ना जाए। और ये चीज तो कमाल की है, ये कानून सिर्फ बचाव नहीं करता, ये न्याय भी दिलाता है। इसका जो सेक्शन 71A है, उसे आप गेट योर लैंड बैक वाला कानून भी कह सकते हैं। ये बहुत पावरफुल है। इसका मतलब है कि अगर किसी आदिवासी की जमीन धोखे से या जबरदस्ती ले ली गई है, तो इस सेक्शन के तहत वो जमीन उसे वापस दिलाई जा सकती है, भले ही कितना ही वक्त क्यों न गुजर गया हो। तो ये तो थी पहली ढाल। अब चलते हैं दूसरी ढाल की तरफ। ये है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949। ये कानून सीएनटी के काफी बाद में आया। दायरे में छोटा है, पर सुरक्षा देने में अरे भाई फौलाद की तरह मजबूत है। और हाँ, पहले वाले से कई ज्यादा सख्त भी। तो एसपीटी एक्ट का दायरा सीएनटी के मुकाबले काफी छोटा है। ये सिर्फ संथाल परगना के 6 जिलों में ही लागू होता है: दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज और जामताड़ा। मतलब ये एक खास ज्योग्राफिकल और कल्चरल एरिया के लिए बनाया गया बहुत ही फोकस्ड कानून है। और यही वो बात है जो एसपीजी एक्ट को बिल्कुल अलग खड़ा कर देती है। इसकी सबसे बड़ी पहचान इसकी जबरदस्त सख्ती। यहाँ कोई लेकिन परंतु की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी गई है। इस कानून का जो दिल है ना, वो है इसका सेक्शन 20। ये बिल्कुल साफ साफ बिना किसी लाग लपेट के कहता है कि कोई भी रैयत यानी किसान अपनी जमीन को किसी भी तरह से ट्रांसफर नहीं कर सकता। न बेच सकता है, न दान में दे सकता है, न वसीयत कर सकता है, न गिरवी रख सकता है, कुछ भी नहीं। मतलब जीरो। यहाँ अगर या मगर के लिए कोई जगह ही नहीं है।
ये एक फुल स्टॉप है। तो ठीक है, अब हमने दोनों ढालों को अलग अलग तो देख लिया। चलिए अब एक काम करते हैं, दोनों को साइड बाय साइड रखकर देखते हैं ताकि पूरी पिक्चर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो एक तरफ है CNT एक्ट जो 18 जिलों में फैला है और दूसरी तरफ SPT एक्ट जो सिर्फ 6 जिलों तक ही सीमित है। CNT में 271 सेक्शंस है, मतलब काफी डिटेल्ड कानून है। वहीं SPT में सिर्फ 72 सेक्शंस है, एकदम टू द पॉइंट। पर सबसे बड़ा फर्क आता है जमीन की बिक्री पर। CNT में जैसा हमने देखा बहुत मुश्किल शर्तों के साथ ये पॉसिबल है, लेकिन SPT में बिल्कुल नहीं, पूरी तरह से पाबंदी है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, ये जो कानून है ये 100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, तो क्या आज के इस मॉडर्न जमाने में भी ये उतने ही रेलेवेंट है या फिर ये डेवलपमेंट के रास्ते में आ रहे हैं? देखिए, इनकी अहमियत आज भी कम नहीं हुई है, बल्कि कई लेयर्स में है। आज भी ये लाखों आदिवासियों के लिए उनके पुरखों की जमीन का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं बचाते, बल्कि उस जमीन से जुड़ी जो पूरी कल्चरल पहचान है उसे भी बचाते हैं। और हाँ, ये एक मजबूत दीवार की तरह खड़े हैं अनियंत्रित विकास के खिलाफ। और जाहिर है, इसीलिए ये हमेशा एक बहस का मुद्दा भी बने रहते हैं कि क्या बदलते वक्त के साथ इनमें भी कुछ बदलाव होना चाहिए। तो बस आज हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। सोचिएगा जरूर कि एक तरफ विकास की जरूरतें हैं और दूसरी तरफ आदिवासी अधिकार। इस तेजी से बदलती दुनिया में ये सदी पुरानी ढालें इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बना सकती हैं, क्योंकि इस सवाल के जवाब पर ही कहीं ना कहीं झारखंड का भविष्य टिका हुआ है।